थैंक यू। ऑल राइट स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ऑडिट के लेक्चर के साथ। ऑडिटिंग में मैंने आपको इंटरनल चेक तक पढ़ा दिया था, कंट्रोल के प्रोसीजर्स पढ़ा दिए थे, किस तरह से ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट काम करते हैं। अगर आपने नहीं ले देखे हैं अपने पिछले लेक्चर्स, पॉज करिए इसको अभी और सारे देख कर आइए, क्योंकि मैं एक सीरीज में चल रही हूँ आपके साथ। तो अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आउट ऑफ नोवेयर ये लेक्चर आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा, ठीक है? हाँ जी, चलिए, वेलकम, स्वागत है आप लोगों का। लेट्स स्टार्ट। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है द न्यू चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डू इज ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट के यूनिट 2 का पहला चैप्टर है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट प्रोसीजर। तो भाई ये पूरा चैप्टर बात करता है ऑडिट प्रोसीजर के बारे में। चैप्टर है लंबा, 2 लेक्चर्स जाएंगे। वी आर रेडी फॉर इट, राइट? तो बात करेंगे हम कि प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स। प्रिंसिपल्स की बात हमने कर ली थी ऑडिट के पिछले लेक्चर में, आप देखें ज़रा तो हमने प्रिंसिपल की बात कर ली थी। हमें बात करनी है टेक्निक्स के बारे में। ऑडिट के क्या क्या टेक्निक्स हैं, सबसे पहले एक बार बात करते हैं। ऑडिट प्रिंसिपल्स आर द बेसिक रूल्स एंड इन्वॉल्व ऑल द प्रोसीजर्स विच आर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन। टेक्निक्स, आइए लेते हैं हम हाइलाइटर इस बात पे। Techniques are the devices which are adopted in applying these principles. इन principles को काम में लाने के लिए जितने भी आप अलग अलग तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं वही ऑडिट प्रोसीजर, उन सारे तकनीकों का ग्रुप ही क्या कहलाता है? ऑडिट प्रोसीजर। चलिए आगे बढ़े। क्या क्या टेक्निक्स हैं ऑडिटिंग के? स्टूडेंट्स, इन टेक्निक्स का नाम भी आपको याद होना चाहिए, मतलब तो याद होना ही चाहिए, नाम भी याद होना चाहिए। हाउ डज दिस थिंग्स वर्क? सबसे पहला लिखा है यहाँ पे वाउचिंग। वाउचिंग वाउचिंग वाउचिंग। पहले मैं जनरल डिस्कशन दूंगी। दूसरा दिया है कंफर्मिंग, तीसरा दिया है रिकंसाइलिंग, चौथा दिया है एनालाइजिंग, टेस्टिंग, फिजिकल, oh my goodness, testing, physical examination, scanning, verification of posting, footing, extension verification। तो मैंने सेलेक्ट किए हैं वो 2 टेक्निक्स जो हर बार पूछे जाते हैं, जिनमें से सवाल हर बार आते हैं। सबसे पहले मैं वाउचिंग से अगर शुरू कर रही हूँ बात, आइए देखें। वाउचिंग का क्या मतलब होता है? सी, वाउचिंग का मतलब होता है जब हम वाउचर्स को मेंटेन करते हैं, हम रसीदों को मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड वाउचिंग। Means there are several types of, let's have a look at it. An auditor examines documentary evidence, रसीद होते हैं ना आपके, उन रसीदों को, रसीद यानी कि receipts या फिर इनवॉइसेस। आई होप, आई नो, मुझे पूरा पूरा यकीन है मेरे स्टूडेंट्स पे कि कोई भी इसको रिसिप्ट नहीं प्रोनाउंस करता है, कोई भी नहीं प्रोनाउंस करता है। आई एम सो थैंकफुल एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप इसको रिसिप्ट नहीं प्रोनाउंस करते हैं, आप इसको रिसीट प्रोनाउंस करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो पी है वो साइलेंट होता है। तो रिसीट्स और इनवॉइसेस को मेंटेन करता है जो रजिस्टर, जिन रजिस्टर्स में इन्हें मेंटेन किया जाता है उस रजिस्टर को हम नाम देते हैं वाउचर रजिस्टर। और ऑडिटर द्वारा जब इस वाउचर रजिस्टर को चेक किया जाता है उसी को हमने क्या नाम दे दिया? उसी को हमने नाम दे दिया वाउचिंग। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर। नेक्स्ट प्रोसीजर की बात करते हैं हम, कंफर्मिंग। कंफर्मिंग तो भाई देखिए, ऑडिटर जितना चाहे उतना कंफर्म कर सकता है, कंफर्म होने की हद तक कंफर्म कर सकता है।
2+2 4 होता है, एग्जाम में बैठते हैं तो मन करता है बट 2 करके देख ली कैलकुलेटर पे। तो एज आई सेड, किसी के कंफर्म होने की, जैसे शक का कोई बुनियाद नहीं, आपके कंफर्म होने की भी कोई सीमा नहीं है। कंफर्म होते रहिए, जीवन भर कंफर्म होते रहिए, जीवन खत्म कर दीजिए, ऊपर जाने के बाद कंफर्म होते रहिए। ऑडिटर भी कंफर्म होने के हद तक कंफर्म करेगा, मगर इतना भी नहीं कंफर्म करेगा कि एजीएम तक उसकी ऑडिट रिपोर्ट ही प्रिपेयर ना हो पाए। देखेंगे जरा, confirming is a technique within with an auditor to contact responsible officials through interviews and to open communication with outside parties। अभी देखिए, एक बात कही गई है यहाँ पे, कहाँ गया, आउटसाइड पार्टीज। क्या ये विजिबल है हमारे स्टूडेंट्स? नहीं, विजिबल नहीं है हमारे स्टूडेंट्स। कलर थोड़ा सा डार्क उठाए, डार्क ग्रीन, आई थिंक दिस शुड लुक गुड। आज मैंने डार्क ग्रीन कलर की साड़ी भी तो पहनी है, हाँ ये अच्छा लग रहा है। कंफर्मिंग में क्या लिखा गया है? आउटसाइड पार्टीज। देखिए, जब कोई ट्रांजैक्शन होता है, हम जिस कंपनी के ऑडिटर हैं, हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो जब कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है बाहरी कंपनी से, बाहरी किसी भी व्यक्ति से, ये एक एक्सटर्नल कंपनी हो सकती है या फिर एक्सटर्नल पार्टी हो सकती है, दोनों ही एक्सटर्नल है, बाहरी है। मतलब ट्रांजैक्शन इन जनरल, हमारी कंपनी ने मिस्टर ए को गुड्स बेचा या एबीसी लिमिटेड को गुड्स बेचा। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, अगर ये ट्रांजैक्शन इतने लार्ज स्केल का है, प्रॉबेबली मैं जो यहाँ फिगर लेके चल रही हूँ 10 लाख, तो भाई 10 लाख एक अच्छी खासी फिगर। यहाँ पे ऑडिटर एक बार कंफर्म होना चाहेगा, बाहरी पार्टी से केवल कॉल करके वो कंफर्म नहीं करेगा कि क्या बाहरी पार्टी को ये ट्रांजैक्शन, ये गुड्स दिए गए हैं या लिए गए हैं। यहाँ पे ऑडिटर रसीदों को भी चेक करेगा, और जैसा कि मैंने आपको समझाया, कंफर्म होने की कोई लिमिट नहीं होती है, तो संभावना है ऑडिटर जाके बाहरी पार्टी के साइट पर भी चेक करके आएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं हम। रिकंसाइलिंग। रिकंसाइलिंग का क्या मतलब है? रिकंसाइलिंग का मतलब है, आपको आसान शब्दों में बताऊं, क्रॉस चेक कर। सो क्रॉस चेकिंग को ही हम क्या कहते हैं? रिकंसाइलिंग। टू कंफर्म फ्रॉम ईदर ऑफ द साइड्स, रिकंसाइलिंग। एनालाइजिंग, स्टूडेंट्स एनालाइजिंग की बात हम कितनी बार कर चुके हैं? किसमें करते हैं एनालाइजिंग की बात? अगर आपको याद हो, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको याद रहेगा, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स में हमारा अभी जो चैप्टर चल रहा है वो भी एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन का है। तो शॉर्ट में इधर बता रही हूँ, ना समझ में आए देख लीजिएगा मेरा ही लेक्चर। किसी ट्रांजैक्शन को इतना इन डेप्थ एग्जामिनेशन करना, एक और नया वर्ड मिला, इतने इन डेप्थ में उसको पढ़ना, इतने इन डेप्थ में उसको समझना कि फाइनली हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सके, दैट इज एनालाइजिंग। उसके बाद है टेस्टिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, आइए देखें। हमारे पिछले पेज में जगह खाली कर लेते हैं थोड़ी सी जगह। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स, अगर आपको इसकी ज़रूरत लग रही होगी तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। सो इसी उम्मीद के साथ मैं ये नीचे वाला हटा रही हूँ। which color? Let's go with green। भाई आज ग्रीन का दिन है। हाँ जी, तो लिखा था क्या? टेस्टिंग। देखिए, हमारी कंपनी ने काम कितने दिन किए? 365 डेज। अब मैं एक हाइपोथेटिकल फिगर मान के चल रही हूँ कि हमारे पास टोटल 20,000 ट्रांजैक्शंस हुए, मतलब लेन देन, खरीद बिक्री, सारा कुछ 20,000 ट्रांजैक्शंस थे। ऑडिटर आया कितने दिन के लिए स्टूडेंट्स? ऑडिटर आया 15 मार्च को
31 मार्च तक उसको ऑडिट रिपोर्ट देनी थी, तो उसके पास बस कितने दिन बचे? 15 दिन। संभावना है कि क्या वो, संभावना ये है कि वो 20,000 ट्रांजैक्शन पूरे पूरे ऑडिट नहीं कर पाएगा। तो उसने क्या किया, एट रैंडम इनमें से कोई 200 ट्रांजैक्शन चुन लिए, अपने ऑडिट टीम को लगा दिया कि उसने बोला कि अगर ये 200 ट्रांजैक्शन सही हैं तो मतलब काम कंपनी सही कर रही है, राइट। तो टेस्टिंग का मतलब होता है, इट इज मोर और लाइक द रैंडम सैम्पलिंग। जो स्टैट्स में आप पढ़े थे ना 11th-12th में, नहीं पढ़े थे? क्यों नहीं पढ़ा? पढ़ना चाहिए था, बुक में लिखा था तो भाई थोड़ी इज्जत दे देते आप सीबीएसई को, तो क्या चला जाता आपका। नहीं दिया है तो सुन लो, रैंडम सैम्पलिंग मतलब एट रैंडम ढेर सारी चीजों में से किसी एक चीज को सेलेक्ट कर लेना, रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन। जैसा कि मैंने कंफर्मिंग में बोला कि कंफर्म करने की कोई सीमा नहीं होती है, हम पहुंच गए अपने क्लाइंट के साइट पे कि कहाँ है एसिड, दिखाओ हमें। स्कैनिंग, स्कैनिंग का मतलब होता है क्रिटिकल स्टडी और अप्रेजल फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स, और डिटेल में पढ़ना उसके बारे में। उसके बाद जो एंट्रियां पोस्ट की गई हैं, ये कलर थोड़ा सा डाल के, जो एंट्रियां पोस्ट की, अच्छा पोस्टिंग किस में होता है, अगर आपको याद ना हो तो याद कर लीजिए। लेजर में एंट्रियों को पोस्ट किया जाता है, लेजर में जब एंट्रियों को भेजा जाता है तो उसे पोस्टिंग कहते हैं। फुटिंग, फुटिंग का मतलब क्या होता है, जो किसी भी अकाउंट के एंड में आप टोटल देखते हैं, इस टोटल को चेक करने को हम फुटिंग कहते हैं। और एक्सटेंशन वेरिफिकेशन, एक्सटेंशन वेरिफिकेशन मतलब और भी मिससेलेनियस तरीकों से अगर आप अपने ट्रांजैक्शंस को लेकर कंफर्म होना चाहते हैं तो उसी को हम कहते हैं एक्सटेंशन वेरिफिकेशन। इट कैन बी एनीथिंग। और एक्सटेंशन वेरिफिकेशन में क्यों एकदम इसको एक इंक्लूसिव छोड़ा गया है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है कि क्या आएगा नहीं आएगा, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्सटेंशन वेरिफिकेशन में ऑडिटर का जो एक्सपीरियंस है ना वो काम आता है। ऑडिटर जिन एक्सपीरियंसेस के थ्रू गया है वो काम आता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन वेरिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ऑडिट की प्रिपरेशन, ऑडिट की तैयारी कैसे की जाएगी। स्कोप ऑफ वर्क टू बी डिटरमाइंड, यानी कि सबसे पहला जो स्टेप हमें दिया गया है स्कोप ऑफ वर्क डिटरमाइन करना। देखेंगे जरा, द स्कोप ऑफ वर्क विल डिपेंड अपॉन द, हाइलाइटर उठाते हैं, एंड आई होप नो कि भाई पीडीएफ खैर आपने बैच खरीदा अवेलेबल भी होगा। साथ ही साथ क्लास के दौरान अगर मैं किसी चीज के ऊपर कुछ लिखती हूँ तो आप उसको भी मार्क करते चलते हैं, बिकॉज मैं एट रैंडम नहीं लिखती हूँ, उन्हीं चीजों को लिखती हूँ जिन चीजों का, जिन वर्ड्स का सिनोनिमस करके एग्जाम में आना पॉसिबल होता है। तो देखेंगे जरा, all right, the scope of work to be determined, the scope of work will depend upon what, टर्म ऑफ अग्रीमेंट। ये ऐसा हाइलाइटर है ना कि ये हाईलाइट नहीं करता है, ये उसको और डिमोटिवेट कर देता है। चलो यार ये ठीक है। टर्म ऑफ अग्रीमेंट एंटर्ड बिटवीन हिम एंड हिज क्लाइंट, हिम यहाँ पे यानी कि ऑडिटर की बात की गई है, ठीक है। तो ऑडिटर और क्लाइंट के बीच में, स्टूडेंट्स ऑडिट के पहले दूसरे चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि ऑडिटिंग कितने प्रकार की होती है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। पार्शियल ऑडिट पढ़ाई थी आपको, कंप्लीटेड ऑडिट पढ़ाई थी आपको, कॉन्टिन्यूअस ऑडिट पढ़ाई थी आपको, इंटरिम ऑडिट पढ़ाई थी आपको, गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ाई थी आपको, प्राइवेट ऑडिट पढ़ाई थी आपको, सेल्स बुक ऑडिट पढ़ाई थी आपको, कितना कुछ बताया था उस चैप्टर में। उस चैप्टर में हर चीज में, हर ऑडिट में क्लाइंट और ऑडिटर का एक अलग अग्रीमेंट होता था किसी भी चीज को लेके, राइट। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि ऑडिट का जो वर्क है वो डिटरमिन करता है ऑडिटर और उसके क्लाइंट के बीच में किन टर्म्स पे अग्रीमेंट किया गया है, अपॉन द कंडीशंस लेड बाय द अपॉइंटमेंट लेटर इशूड टू हिम।
it is company, he has to proceed and prepare in accordance with the provisions of the Companies Act. इन टर्म्स और कंडीशंस को ध्यान में रखने के साथ साथ ऑडिटर को इस चीज का भी ध्यान देना होता है, बड़े कायदे से इस चीज का भी ध्यान देना होता है कि जो भी टर्म्स और कंडीशंस जिस पे वो ऑडिटर अग्री कर रहा है कंपनी एक्ट के कॉरेस्पॉन्डेंस में होना चाहिए। देखिए कानून में एक शब्द है, आइए कुछ नया सीख के जाइए आज। कानून में एक शब्द है ओवरराइड। क्या हो गया है मेरी राइटिंग, फिर से लिख के दो स्टूडेंट्स। पता है सीए एक्ट में एक बात कही गई है कि द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट। बिल्कुल ओवरराइड आपको समझना जरूरी है क्योंकि हमें अगर ऑडिटिंग आगे पढ़ना है। क्या लिखा है वहां पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैन नॉट ओवरराइड द स्टैट्यूट। मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ कि ऑडिटिंग अग्रीमेंट कैन नॉट override the statute। ये कानून की भाषा है, कानून के शब्द हमने लिखे हैं और हम हर शब्द को बड़े डिटेल में समझते चलेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑडिटिंग अग्रीमेंट, वो तो आप समझ चुके हैं, जो ऑडिटर और ऑडिट के बीच में अग्री होता है, क्लाइंट के बीच में अग्री होता है, वो है ऑडिटिंग अग्रीमेंट। ये ऑडिटिंग अग्रीमेंट में जितने भी टर्म्स और कंडीशंस हैं ये कभी भी संविधान, स्टैट्यूट यानी कि संविधान, तो कभी भी संविधान के ऊपर नहीं आएंगे। मतलब अगर ऑडिट अग्रीमेंट में कोई एक बात कह दी गई है जो संविधान के खिलाफ है तो किसी भी तरीके से ऑडिटिंग अग्रीमेंट कंटिन्यू नहीं होगा। तब ऐसे सिनारियों में आपका संविधान काम करेगा, यही लिखा गया है यहाँ पे। बिफोर डिटरमाइनिंग एग्जैक्टली द स्कोप ऑफ हिज ड्यूटीज the auditor should discuss nature, purpose, etc. of audit which he has to conduct। ड्यूटी कंडक्ट करने से पहले ऑडिटर को अपनी ड्यूटी वगैरह का स्कोप डिसाइड करना होता है और साथ ही साथ जो भी लिमिटेशंस उसकी ड्यूटी पे हैं, दिस इज थोरली नोन देम। और अपने ऑडिट नोटबुक में, भाई देखिए एक नया शब्द मिला, ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक क्या होता है, ऑडिटर द्वारा ऑडिट नोटबुक इन टर्म्स अग्रीमेंट्स के कंसीडरेशन में लाया जाता है। और अगर ऑडिटर को बोला गया है कि तुम ये चेक नहीं करोगे, पार्शियल ऑडिट है स्टूडेंट्स, मैंने बात की थी, तो यहाँ पे ऑडिटर को ये सारी चीजें अपने ऑडिट नोटबुक में नोट करनी होती है। ये ऑडिट नोटबुक, ये ऑडिट पेपर्स, ये ऑडिट शेड्यूल, ये सारा किसी भी समस्या में जब हमारा ऑडिटर फंसता है उसकी मदद करते हैं, एविडेंस की तरह काम करते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, नॉलेज अबाउट बिजनेस। ऑडिटर शुड ट्राई टू एक्वायर फुल नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इट्स अफेयर्स। For this, he should proceed with the scrutiny of some important documents and procedures. He should go through the rules and regulations which make the business in question run. That is memorandum of association, articles of association. अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो, एंड इफ इट इज अ पार्टनरशिप देन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट। देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो गया, प्रॉस्पेक्टस हो गया, ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कोई भी कंपनी रजिस्टर होती है। ठीक है, आप जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाते हो तो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखा जाता है,
आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देखा जाता है ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज, ये जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स तैयार किए जाते हैं आपके, इनके आधार पे किसी भी कंपनी में एक ऑडिटर काम करता है, क्योंकि एक बार वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में काफी ऐसे क्लॉजेस होते हैं जिनके आधार पे ये हम डिटरमाइन करते हैं कि कंपनी ने कितना पैसा मार्केट से उठाया, कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट लगाई, कंपनी ने व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग जो कंपनी ने किए, वो मेमोरेंडम होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल वर्किंग को बताता है। जनरली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, इन्वेस्टर्स को बहुत मतलब नहीं होता है उससे, मगर ऑडिटर को होता है। ऑडिटर हैज टू सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग ऑफ अ कंपनी। एंड अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उनकी पार्टनरशिप डीड आपने चेक करनी रहती है। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा है इंस्ट्रक्शंस टू द क्लाइंट। हमारा ऑडिटर कुछ क्लाइंट को भी इंस्ट्रक्शन देता है, क्योंकि हमारे ऑडिटर के पास समय बहुत कम है ना, केवल 15 दिन है ऑडिट करने के लिए और 365 दिन के ट्रांजैक्शंस हैं। तो यहाँ पे ऑडिटर को need a fan over here. Yeah, it's getting really warm. All right. So instructions to the client. ऑडिटर को यहाँ पे क्लाइंट को भी इंस्ट्रक्शन देना होता है, क्योंकि ऐसा आई सेड 365 दिन के ट्रांजैक्शंस हैं जो ऑडिटर को 15 दिन में खत्म करके देने हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑडिटर को ज़रूरत पड़ती है क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करने की, क्लाइंट को बताने की कि आप ये चीज़ें तैयार रखिएगा, इन चीज़ों को मैं चेक करूंगा या चेक करूंगी। देखिए, द बुक ऑफ अकाउंट शुड बी टोटल, बुक्स ऑफ अकाउंट का टोटल हो जाना चाहिए, ट्रायल बैलेंस तैयार होनी चाहिए, वाउचर्स को सीरियली अरेंज्ड, दिस इज इम्पॉर्टेंट। वाउचर्स को सीरियली अरेंज करने का क्या मतलब है कि वाउचर्स जिस जिस दिन पे जो जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उस हिसाब से अरेंज होना चाहिए। डेटर्स और क्रेडिटर्स के जो शेड्यूल हुए हैं उनको प्रिपेयर किया जाना चाहिए। जो भी डाउटफुल डेट्स मतलब वो पैसा हमने जो उधार दिया था बट अब लग नहीं रहा है मिलेगा, तो बैड डेट्स, वो सारे तैयार किए जाने चाहिए। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस और अक्रूड इनकम को तैयार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ स्टॉक शीट इंडिकेटिंग द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कितना इन्वेंट्री आया कितना इन्वेंट्री गया, ये सारा कुछ रेडी रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल प्रिपेयर किया जाना चाहिए। अ सर्टिफाइड लिस्ट ऑफ गुड्स रिटर्न बाय डिफरेंट ब्रांचेस, जो भी गुड्स अलग अलग ब्रांचेस के द्वारा लौटा दिए गए हैं, एजेंट्स द्वारा लौटा दिए गए हैं, इन सारों की एक लिस्ट बनानी चाहिए जो ऑडिट के टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा चौथा स्टेप होता है, भाई ऑडिटर ने क्लाइंट को जो जो सजेशन दिया था, हमने अभी ये पढ़ा स्टेप नंबर 3 में, क्लाइंट तुम ये करके रखना, क्लाइंट तुम वो करके रखना। अब ऑडिटर क्या प्रिपरेशन करेगा नेक्स्ट इन द सीरीज ऑफ वेरियस स्टेप्स टू बी टेकन बाय द ऑडिटर बिफोर ही एक्चुअली बिगिंस द ऑडिट इज प्रिपरेशन विच ही मेक्स फॉर हिमसेल्फ, यानी कि वो तैयारी जो ऑडिटर द्वारा की जाएगी। और इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले काम का बंटवारा करना, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले दूसरे चैप्टर में कि ऑडिटर एक ऑडिट टीम लेके आता है जिसमें एक्सपर्ट्स भी होते हैं, उसके इंटर्न्स भी होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, ठीक है। तो ऑडिटर की पहली जिम्मेदारी क्या होती है कि ऑडिट टीम में काम का बंटवारा किस तरह से किया जाएगा, राइट। जो जिस काम के लिए सूटेबल है उसको वो काम दिया जाएगा। So auditor should distribute the work and design duties among his subordinates according to their qualifications, experience और training. दो तरह के ऑडिटर्स हैं हमारे पास, जूनियर भी रहेंगे, सीनियर भी रहेंगे, सीनियर क्लर्क्स भी रहेंगे, एक्सपीरियंस्ड भी रहेंगे, नॉन एक्सपीरियंस्ड भी रहेंगे। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोमेना विच आर वर्किंग। उसके बाद दूसरा है, ये स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, ये दूसरा था, ये देखने में 11 लग रहा होगा आपको, एक्चुअली ये गलती से 11 प्रिंट ही हो गया। ऑडिट प्रोग्राम ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब आपने डेफिनेटली समझ लेना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, 4 एक्सक्लेमेटरी मार्क्स बना दिए मैंने। टेक्निकली स्पीकिंग ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ऑडिट प्रोग्राम इज द ऑडिटर्स प्लान ऑफ एक्शन। ऑडिट किन एक्शंस पे, किन प्लान ऑफ एक्शन पे काम करता है, दैट इज ऑडिट प्रोग्राम। It presents an outline of procedures to be followed to support an opinion of the financial statement. Financial statement में जो जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो जो चीज़ें बताई गई हैं, उनको support करने के लिए the primary basis of preparing an audit program is the system of internal check and control, and no two control internal control system can be exactly alike. An audit program will also vary among clients and business firm. यानी कि जो audit program होता है, दो ऑडिटर्स का ऑडिट प्रोग्राम कभी सेम नहीं हो सकता है, फॉर सिंपल रीजन कि उनका क्लाइंट कभी सेम नहीं होगा. So there always will be a difference between the audit programs that are in question, right? आगे बढ़ते हैं. ऑडिट फाइल्स, भाई ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखिए इनमें से ये सारी जो चीजें हैं ना, audit program, audit work papers, audit work files, all these things are serving the mere possibility. All these things are serving the mere possibility, क्योंकि देखिए ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, मगर उसी ओपिनियन के आधार पर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है. तो ऑडिट फाइल्स की प्रिपरेशन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. ऑडिट वर्किंग पेपर्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये लिखित में रिकॉर्ड है, और क्योंकि ये लिखित में रिकॉर्ड है जिस वजह से हमारे पास इनकी अवेलेबिलिटी ऑडिटर को एक सेफ प्ले देती है, सेफ्टी प्रोवाइड करती है. तो क्या है ऑडिट फाइल्स? एन ऑडिटर इज ऑफन simultaneously occupied with the number of audits. Moreover, he is mostly bound to his office in order to control and coordinate the activities of his staff working at different places. Hence, it is necessary for him to maintain a record of each audit for ready reference. Such record is maintained in files. इन्हीं files को, जिन फाइल्स में ऑडिटर द्वारा ये बताया जाता है कि उसके द्वारा क्या क्या ऑडिट कंडक्ट की गई और किन किन ऑडिट में क्यों की. एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर जो ऑडिट रिपोर्ट करके दे रहा है उसमें वो सारी चीजें नहीं बता पा रहे, जो जो भी कुछ हुआ he is not able to communicate everything to the investors. And what if the investors want to understand and want to analyze the detailed functioning that has been conducted by the auditor? What if the investors are interested in knowing how the audit procedure was conducted? What if the investor was interested in knowing whether according to that investor audit was done properly or not? So all ये सारे सवाल कहाँ जाके आंसर होंगे? ऑडिट फाइल्स उठा के देख लीजिए. इन्वेस्टर को क्या अधिकार है? जी बिल्कुल अधिकार है, क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा है ना, तो पब्लिक को तो पूरा अधिकार है, राइट? आगे बढ़ते हैं. इसमें देखते हैं हमारे पास ऑडिट के दो प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स. एक परमानेंट ऑडिट फाइल जो हमेशा जिसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा. याद रखेंगे ऑडिटर का भी सिलेक्शन होता है एनुअल जनरल मीटिंग में, और एक ऑडिटर 3 साल से ज्यादा बार नहीं आ सकता है कंपनी में ऑडिट करने में, मगर उसके निशान रहेंगे कंपनी. ऑडिट फाइल, परमानेंट ऑडिट फाइल रहेगी कंपनी में. फ्यूचर में जो ऑडिटर आ रहा है उसके चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए हम परमानेंट ऑडिट फाइल रखेंगे. मगर करंट ऑडिट फाइल भाई जो थोड़ा सा रैंडमली बनाना था, जिसका मेंटेनेंस ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर हम मेंटेन करें तो क्या कोई दिक्कत है? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, इनफैक्ट मेंटेन कर ही लेना चाहिए. आगे बढ़ते हैं हम. परमानेंट ऑडिट फाइल, ओके, हाँ ये ध्यान देंगे जरा. द परमानेंट ऑडिट फाइल, इसको मैंने थोड़ा डिटेल में दिखाया क्योंकि मैंने क्या बोला कि एक ऑडिटर कंपनी में 3 साल उससे ज्यादा समय के लिए नहीं रहेगा, तो उसके द्वारा एक ऑडिट फाइल मेंटेन की जाती है. नाउ दिस ऑडिट फाइल will contain the following matters. पहला देखेंगे the rules which govern the company or the organization. कंपनी या हमारी संस्था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कौन से डीड के अंदर काम कर रही है, और अगर पार्टनरशिप है तो उसकी पार्टनरशिप डीड देखेंगे, ठीक है. दूसरा है कॉपी ऑफ मिनट्स, एक्सट्रैक्ट्स
of agreement between the client and the auditor. See how beautifully the Companies Act is giving transparency to the investor. अगर at any point of time हमारा client खेल गया ऑडिटर के साथ, तो कंपनीज एक्ट क्या कह रही है ऑडिट के बारे में, कि वो जो अग्रीमेंट ऑडिटर और इन्वेस्टर के बीच में एंटर हुआ था ना, उस अग्रीमेंट की भी कॉपी रख दो, वो भी इन्वेस्टर चेक कर सकता है। इन्वेस्टर को पता रहे कि ऑडिटर को किन किन मुद्दों पे अग्री कराया गया था, किन किन मुद्दों पे उसकी हामी नहीं ली गई थी। आगे बढ़ते हैं। करंट ऑडिट फाइल में क्या रहेगा भाई, हमारा जो ऑडिट प्रोग्राम था, ठीक है, द शेड्यूल, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरी। स्टूडेंट्स, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक का चैप्टर पूरा डिटेल में है, वो अलग चैप्टर ही है, उसमें मैंने ये पढ़ाया है, आप बिल्कुल वहां से देखेंगे और उसको रिवाइज भी करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट, ऑडिटर के द्वारा 15 से 20 दिन जितने में उसने ऑडिट की थी, किस तरह से काम को प्रोसीड किया गया था, और कोई नोट्स हैं जिनका प्रॉपर फाइलिंग जरूरी है वो, और बैंक और पेटी कैश रिकंसिलिएशन, बैंक अकाउंट BRS होते हैं ना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसको वो भी प्रोवाइड करना रहेगा। ऑलराइट, आई थिंक ये चैप्टर आज खत्म नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, कहाँ तक मैंने आज पढ़ा दिया है आप लोगों को? ऑडिट, मैंने परमानेंट ऑडिट फाइल्स की बात कर ली है। आज ऑडिट नोटबुक, इसकी भी बात मैं कर लूँ, हालांकि समय तो है मेरे पास। चलिए देख लेते हैं, ऑडिट नोटबुक की बात कर लेते हैं। क्या होता है ऑडिट नोटबुक? ऑडिट नोटबुक ऑडिट क्लर्क द्वारा मेंटेन किया जाता है। ये रिकॉर्ड ऑडिट क्लर्क, जो ऑडिट की टीम होती है ना, तो उसमें ऑडिट क्लर्क भी होता है, उसके द्वारा ये मेंटेन किया जाता है। इसके रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं ऑडिट वर्क का, उनको रखा जाता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या जो इंक्वायरी में ध्यान रखेंगे इस बात का, या तो उनकी इंक्वायरी सॉल्व की गई थी या तो उनकी इंक्वायरी सॉल्व नहीं की गई थी, ये दोनों ही चीज ऑडिट नोटबुक में लिखे जाते हैं। तो ऑडिट नोटबुक, जैसा कि मैं बता रही हूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम लेके चल रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या पर्पस सर्व कर रहे हैं? ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपका एक ही पर्पस सर्व करते हैं, और वो क्या पर्पस होता है? हमारे ऑडिट नोटबुक को प्रिपेयर करके देना, हमारे ऑडिट नोटबुक को दिखाना, एक ऑडिटर को प्ले सेफ जोन प्रोवाइड करना। तो ऑडिट नोटबुक में ऑडिटर क्या नोट करेगा? वो क्वेश्चंस नोट करेगा, वो इंक्वायरीज नोट करेगा, जो या तो सॉल्व हुई या तो सॉल्व नहीं हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम ऑडिट एविडेंस के बारे में। ऑडिट एविडेंस का मतलब होता है wide range coverage and has direct impact on the mind of an auditor so as to enable him to judge the truthfulness of propositions brought before him for scrutiny and analysis. It is through evidences that auditor can perform an opinion about the financial affairs. Audit के दौरान जितने तरह के अलग अलग एविडेंसेस ऑडिटर को प्राप्त हुए, वो सारे एविडेंसेस कहाँ नोट डाउन करते हैं हम? ऑडिट फाइल्स में, ऑडिट नोटबुक में। ऑडिट एविडेंसेस का मतलब होता है, अगर ऑडिटर के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट में कोई बात कही गई तो क्यों कही गई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है आपका ऑडिट एविडेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, ये देखिएगा, evidences that the auditor can form an opinion about the financial affairs, मतलब वो सबूत जिनके आधार पर ऑडिटर अपने फाइनेंशियल ओपिनियन रख रहा है एनुअल जनरल मीटिंग में आपके सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के डिटेल में लिखा है, सेवरल एविडेंसेस आर टू बी कलेक्टेड फॉर ईच असर्शन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अलग अलग एविडेंस की कलेक्शन की जाती है हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। Such assertions are varied and are of two types and of various types, meaning assertion का क्या मतलब है? assertion का मतलब वो ओपिनियन है जो ऑडिट एविडेंस को देखकर ऑडिटर दे रहा है। तो ये जो ओपिनियन वो दे रहा है, उन ओपिनियन का क्या आधार है, उन ओपिनियन को काम कैसे किए जा रहे हैं। ठीक है, और इन असर्शन का जो अलग अलग, असर्शन मतलब वही ऑडिट एविडेंस देखा और एक ओपिनियन फॉर्म्युलेट हो गया, तो उसी को क्या बोला गया? असर्शन बोला गया, राइट।
ऐसे एविडेंसेस केवल डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नहीं होते हैं, ये पर्सनल इंक्वायरी के फॉर्म में भी हो सकते हैं। और क्योंकि हम ऑडिटर को एक्सपर्ट मान रहे हैं तो उसकी ऑब्जर्वेशंस, उसकी वेरिफिकेशंस, इंस्पेक्शंस के भी आधार पर हो सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा, there may be two important considerations for planning the method of obtaining audit evidence. ऑडिट एविडेंस को जब एक ऑडिटर प्राप्त कर रहा है तो उसके पास दो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हो सकते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ एविडेंस टू बी मेड अवेलेबल टू द ऑडिटर, किस तरह के साक्ष्य ऑडिटर के सामने रखे जा रहे हैं और किस तरह से इन एविडेंसेस को ऑडिटर प्राप्त कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एविडेंसेस पूरी तरह से सर्कमस्टांशियल होते हैं, मतलब जो सिचुएशन है उस पर डिपेंड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के। अगर एक बेहतर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं है, इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, वी हैव डन दिस, अगर एक बढ़िया इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं है तो प्रॉपर एविडेंस को ढूंढ कर निकालना और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो था नहीं। अब क्योंकि प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं था तो हो सकता है ऑडिटर को जो भी जानकारियां मिल रही हो वो जानकारियां इतनी तटस्थ ना हो, इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी डिसाइसिव ना हो, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं ना काम कर रहा था। और क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं काम कर रहा था, यहाँ पे ऑडिटर को और मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। एम आई राइट? आई एम राइट। तो यहाँ पे ऑडिटर को जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अच्छा इंटरनल कंट्रोल का भी जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था ना, वो चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का चैप्टर, एज आई सेड, मैं आपके बीकॉम 6 सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट में एक सीरीज से बढ़ी। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में भी सीन यही है, दैट वी आर मूविंग थ्रू अ सीरीज। इंटरनल कंट्रोल जब हम समझ लेते हैं तो ऑडिट एविडेंस, यहाँ पे तो जितनी भी टेक्निक्स मैंने पढ़ाई, मैंने ऑडिट पेपर्स की बात की, ऑडिट फाइल्स की बात की, सो एवरीथिंग विल मेक सेंस वंस यू अंडरस्टैंड हाउ दिस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वर्क, राइट। और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के काम करने का तरीका ही एक ऑडिटर को उसके ऑडिट एविडेंस तक लेकर जाता है। तो ये जो ऑडिट एविडेंस होता है जिसके आधार पर ऑडिटर काम करता है, वो एक बेहतर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अगर जाहिर सी बात है भाई, अगर एक बेहतर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं रहेगा तो ऑडिटर काफ़ी प्रॉब्लम फेस करता है। और ऐसे में ये भी हो सकता है कि ऑडिटर डिस्क्लेमर रिपोर्ट दे दे। डिस्क्लेमर रिपोर्ट का मतलब क्या है कि ऑडिटर को काम करने की फ्रीडम ही नहीं दी गई। और समझिएगा इस बात को, अगर ऑडिटर द्वारा आपके एनुअल जर्नल मीटिंग में डिस्क्लेमर रिपोर्ट पब्लिश कर दी गई तो कोई इन्वेस्टर फिर आएगा नहीं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने, क्योंकि ऑडिटर के पास वो पावर है जो ये बता रहा है कि आपकी कंपनी द्वारा जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो किस आधार पे किया गया है और इन्वेस्टमेंट के पैसे का यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ है। हैव आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर? सो विद दैट बीइंग सेड स्टूडेंट्स, आई रियली रिक्वेस्ट कि आप बहुत मन से पढ़ाई करिए। हम वो सारे टॉपिक्स को लेकर चल रहे हैं जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाने हैं। और ऑडिट एविडेंस का डिस्कशन मैंने लंबा इसीलिए किया क्योंकि पिछले साल के पेपर्स में ऑडिट एविडेंस से 3 से 4 सवाल फंसे हैं। तो आपको ये बताना जरूरी था कि ऑडिट एविडेंस कितना क्लोजली लिंक्ड है इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल से। ये चैप्टर अभी लंबा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये पहला लेक्चर था हमारा इस चैप्टर को लेके, प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिटिंग को लेके। हमारा एक और लेक्चर चलेगा इस चैप्टर को लेके और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपके एग्जाम से पहले। we would have definitely completed your entire close syllabus, if not 95%, that's my guarantee. पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर एंड we'll meet in the next one. Till then, एक छोटी सी राय मानिएगा, फाइनेंशियल ऑडिटिंग फॉर मैनेजर्स विच आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, उसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं। मैं शायद उस क्लास में अनाउंस करना भूल गई थी, सो आई एम होपिंग कि वो सारे बच्चे अगर ये क्लास कर रहे हैं वो क्वेश्चंस भी आप करिए, बिकॉज न्यूमेरिकल्स भी मैं बहुत चुन के लाती हूँ। मैं कुछ भी अधिक नहीं दे रही बट यहाँ पे कुछ भी कम नहीं दे रही। आई वॉन्ट कि इस सेमेस्टर में आप काफ़ी बेहतर करके जाएं। सो या विद दैट बीइंग सेड हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को हमारे अगले लेक्चर में।
and I hope you guys do take really good care of yourselves. All the best for your exams, and yeah, we'll see you guys in the next one. Thank you. एंड या ये जो भी चीज़ें मैं नोट्स के ऊपर लिखती हूँ प्लीज़ लिखते चलिएगा, क्योंकि ये चीज़ें सिनोनिमस के फॉर्म में क्वेश्चन बना के वो पूछते हैं, तो इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट PDF है ही आपके पास, एंड आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी. ऑल राइट, थैंक यू एवरीवन.